मुकेश सहनी अगर इतने प्रभावशाली और बड़े नेता होते तो चुनाव के मैदान में होते, अभी लड़ते होते, कहीं से उम्मीदवार होते। भाजपा की कृपा से वो एमएलसी बने, भाजपा की कृपा से मंत्री बने, उसके बाद फिर सब कुछ गंवा दिया। तो अब वैसे नेता को तेजस्वी सर माथे पे बिठा के घूम रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि इनके साथ रहने से हमारा वोट बढ़ेगा, हमको बहुत फ़ायदा होगा। और कहीं तो वो कह रहे थे कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा बिहार में। कह रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? तो जब सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया गया कि आप इसको ये करने जा रहे हैं, तो समझिए कि वो काम सही नहीं है, दिखावे का ज्यादा है। दिखावा ज़्यादा है उसमें। मांग रहे थे मुकेश सहनी, मगर वो दिया नहीं। तो इसी से समझ में आ जाता है और कि क्या हकीकत क्या है। बेगूसराय में तो बहुत कड़ा मुकाबला है। ललन सिंह का भी जगह जगह विरोध हो रहा है, गिरिराज सिंह का भी जगह जगह विरोध हो रहा है। 7 बजे से कल शुरू है रोड शो प्रधानमंत्री का, और 3 बजे से पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया। जिस रूट से वो गुजरेंगे, तो आखिर 4 घंटे पहले आप क्यों बंद कर रहे हैं रूट? ये तो समझ से परे है। हालांकि कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी, मगर इमरजेंसी सेवाओं में ठीक है, अधिकारी छूट दे रहे हैं, मगर पुलिस तो जट दिमाग का होता है। वो तो कहेगा कि नहीं, एकदम अलाउ नहीं है, आपको जाना नहीं। एम्बुलेंस को भी रोक देते हैं सब। तो आम आदमी की जिसको इमरजेंसी होगी, कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बाहर जाना है, बाहर से आना है, मेडिकल ज़रूरत है, उसका क्या होगा? भागलपुर में 23 तारीख को ये एक रोड शो था मुख्यमंत्री जी का, जिसमें बिजली काट दी गई। अच्छा। और इसको लेकर वहाँ आंदोलन शुरू हो गया है और लोगों में काफ़ी नाराज़गी है जी। उसके निदेशक संजीव हंस और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करना, ये हमारे लोकतंत्र की मूल अवधारणा के खिलाफ है। ये कौन एफआईआर कौन दर्ज कराना चाह रहे हैं? वहाँ के लोग हैं, वहाँ के संगठन हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 14 सीटों पर वोटिंग के बाद अब सबकी नज़र चौथे चरण पर टिकी है। आज चुनाव प्रचार प्रसार चौथे चरण के 5 सीटों पर थम चुका है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर में अब 13 मई को वोटिंग होगी। लेकिन देखिए, राजधानी पटना में पीएम मोदी का एक मेगा रोड शो कल 12 मई को शाम में होने जा रहा है। उसको लेकर तैयारियां भी पार्टी के तरफ से और प्रशासन के तरफ से की गई हैं। लेकिन दूसरे चरण में जब चुनाव हुए थे, तो भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार का भी रोड शो हुआ था। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर की बात निकलकर सामने आ रही है। किसने आवेदन किया है, क्या है पूरा मामला, ये भी समझेंगे। लेकिन ये भी जान ले कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में आए। इसके अलावा अन्य 2 जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित किया। लेकिन राजद के तरफ से जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यवहार रहा, यह बताता है कि बिहार में कांग्रेस को हैसियत दिखाने में राजद जरा भी पीछे नहीं हटती। तो बात करेंगे, हमारे साथ एडीआर के बिहार संयोजक राजीव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं जो आज चुनाव प्रचार प्रसार 5 सीटों पर थमा है? हाँ, ये मतलब प्रचार थम गया, सभाएं नहीं होंगी, लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, मगर डोर टू डोर कन्वासिंग होगी। अब उम्मीदवार जाएंगे, लोगों के समझाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि वो वोट दें उनको, और अपनी रणनीति भी तैयार करेंगे कि कैसे वोटरों को निकाला जाए, बूथ तक कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जाए। इन सब की रणनीति बनेगी। तो ये 5 जो क्षेत्र हैं लोकसभा के, जहाँ 13 को होना है मतदान, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें 2 क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं। एक मुंगेर ऐसा है जो ललन सिंह हैं, जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाई प्रोफाइल वाले नेता माने जाते हैं। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। उसके अलावे जो एक और सीट है, ये कौन सी है? हाँ, वहाँ से बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी के बीच लड़ाई है। तो 2 मंत्रियों के बीच की लड़ाई हो गई है बिहार सरकार की। माने एक ही सरकार में 2 मंत्री
और दोनों ये अशोक चौधरी जो हैं उनकी बेटी एनडीए की प्रत्याशी हैं शांभवी, और महेश्वर हजारी उनके जो पुत्र हैं सनी वो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। तो कोई जीते कोई हारे, मगर ये तो तय है कि बिहार सरकार के एक मंत्री की हार जरूर होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और उसको लेकर के नीतीश कुमार भी थोड़े नाराज़ दिख रहे हैं महेश्वर हजारी से कि क्यों उनका बेटा खड़ा हो गया उधर से कांग्रेस से। तो ये तो लोकतांत्रिक आज़ादी है, सबको एक परिवार में कई दलों में लोग होते हैं, वोट करते हैं या चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये होता रहता है इस तरह से। तो इस तरह से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इस फेज का चुनाव। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, उनकी सभा भी उस क्षेत्र से लगे लगे इलाकों में होने वाली है 13 तारीख को। 12 को कल उनका रोड शो होगा पटना में, उसके बाद 13 को 3 संसदीय क्षेत्रों में सभा होगी उनकी। तो ये कुल मिला के ये लग रहा है कि एनडीए के लिए ये बहुत परीक्षा की घड़ी है, बहुत परीक्षा की घड़ी। हाँ, इस पर राजीव जी को भी जोड़ते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रचार प्रसार 5 सीटों पर हुआ है, दमखम तो सबने लगाया है, आपकी जो समीक्षा है वो क्या कह रही है? देखिए, इसके बारे में तो हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताएंगे। और चुनाव पे नजरें तो आप रखते हैं, चुनाव में आचार संहिता का किसने कितना उल्लंघन किया, कौन नियमों के तहत चल रहा है, कौन कानून को तोड़ रहा है। 5 सीटों की लड़ाई और हॉट सीटें हैं सर। हाँ, दरअसल मैं उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि पिछले दिनों हुए चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ और नियमों की अनदेखी की गई, और जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का उसकी अवहेलना हुई है, उसकी अनदेखी हुई है। किसके में से ज़्यादा हुआ? ये ज़्यादा पिछले दिनों जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उसके तरफ से हुआ है, जो नज़र में आई है। दूसरे तरफ से भी हुई होंगी तो मुझे ये जानकारी नहीं है, संज्ञान में नहीं है। उदाहरण के तौर पे भागलपुर में 23 तारीख को ये एक रोड शो था मुख्यमंत्री जी का, जिसमें बिजली काट दी गई और 48 घंटे वो कटा रहा। इस बीच में वहाँ की जनता त्राहिमाम करती रही, बच्चे, वृद्ध, महिलाएं। उस क्षेत्र में जो निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल था उसके मरीज, उन सबको भारी परेशानी और दिक्कत उठाना पड़ा। और आश्चर्यजनक बात यह है कि पिछले 10-11 दिनों में अभी तक FIR पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। अच्छा। और इसको लेकर वहाँ आंदोलन शुरू हो गया है और लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। जी। 26 अप्रैल को वहाँ पर वोटिंग होनी थी भागलपुर में। 23 अप्रैल को एक रोड शो आप जैसा बता रहे हैं नीतीश कुमार जी का था। 48 घंटे बिजली काट देना। नहीं, 48 घंटा ही नहीं, कहीं कहीं तो 72 घंटे भी कटे रहे बिजली। अच्छा, भागलपुर में ही। इस बीच लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि बिजली विभाग से मिलकर तार जुड़वाए जाएं, लेकिन बिजली विभाग की जो के अंदर जो अराजकता है, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि रोड शो के बहाने बिजली विभाग बड़े पैमाने पर निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है रोड शो को लेकर उसकी अनदेखी करता है और व्यापक स्तर पर उस विभाग के अंदर अव्यवस्था फैला हुआ है। वहाँ के लोग उसके निदेशक संजीव हंस और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि कानून ने सभी को अधिकार दिया है, समान अधिकार दिया है और सभी को इस लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। तो अभी तक FIR दर्ज नहीं करना ये हमारे लोकतंत्र की मूल अवधारणा के खिलाफ है। ये कौन FIR कौन दर्ज कराना चाह रहे हैं? वहाँ के लोग हैं, वहाँ के संगठन हैं जो वहाँ पर जनता के आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे लोग हैं जो हम लोगों के संपर्क में भी हैं और व्यापक स्तर पर समर्थन भी चल रहा है। और उन लोगों ने एक तार आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया है। अच्छा। जिसको लेकर व्यापक समर्थन लोगं का मिल रहा है। क्या है तार आंदोलन? क्या तार आंदोलन उन लोगों ने नाम दिया है बिजली विभाग
के द्वारा जो ताड़ काटे जाते हैं और फिर जोड़े नहीं जाते हैं, उसका नामकरण उन लोगों ने किया है। तो इस तरह से उन लोगों ने कई जगह दरवाज़ा खटखटाया है और उनका ये मानना है कि संविधान सम्मत तरीके से, कानूनी तरीके से एफआईआर पुलिस को दर्ज करना चाहिए। सीजीएम के यहाँ दूसरे माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कराए जा सकते हैं, लेकिन पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर अगर किसी ने वहाँ पर दस्तक दिया है और एफआईआर के लिए आवेदन किया है तो दर्ज होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब कि आरोप तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे लग गए क्योंकि हाईलाइट वही थे, चेहरा वही थे, तो लोगों की नाराजगी उनसे हो गई। लेकिन इसमें दोष किसका है, नेता का है या प्रशासन का है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार या कोई भी नेता ये तो नहीं कहेगा कि हम आ रहे हैं तो बिजली काट दीजिए और रोड रोक दीजिए, मगर ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अपने स्तर से ये सब चीज़ें करते हैं क्योंकि सुरक्षा का ही मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होता है। और जिस तरह से हमारे देश में कई प्रधानमंत्रियों पर हमले हुए या दूसरे नेताओं पर भी हमले होते रहते हैं, तो उन सब को लेकर के प्रशासन सतर्क रहता है कि किसी नेता पर हमला ना हो या उनको कोई खतरा उनके लिए उपस्थित ना हो। तो इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। तो उसी के तहत हमको लगता है कि बिजली काटी गई होगी वहाँ, कि जैसे धार्मिक जुलूस भी निकलते हैं जब ये दुर्गा पूजा का या महावीरी झंडा वगैरह निकलता है तो लाइन काट दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय लोग लंबे लंबे बांस में झंडा लेकर के चलते हैं तो उनके बिजली के तारों से टकराने का खतरा रहता है। वैसे में तार टूट के गिर जाए तो जान माल की बड़ी हानि हो सकती है। हमको याद है एक बार बहुत पहले, उस समय राजद का शासन था और बिहार एक था, तो पलामू में एक ऐसा ही जुलूस निकला था डाल्टनगंज में, और उस समय बिजली काटी नहीं गई थी और नतीजा ये हुआ कि वो बांस टकराया तार से और तार टूट के गिर पड़ा और 10 लोगों की मौत हो गई वहाँ। तो उसी के बाद से बिजली विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया कि जब भी इस तरह के आयोजन होंगे तो उसके पहले जुलूस के समाप्त होने तक बिजली काट दी जाएगी उस क्षेत्र की। तो उसी के तहत वो काटी गई, हर बार ये होता है। अब रहा मुद्दा ये कि इससे प्रशासनिक अराजकता भी उजागर होती है कि मेंटेनेंस के नाम पर आप पहले भी बिजली काटते रहते हैं, हमेशा बिजली कट होता रहता है। अखबारों में सूचना भी आती है कि मेंटेनेंस के लिए इस क्षेत्र में इतने घंटे, इस क्षेत्र में इतने घंटे पावर कट रहेगा। तो जब आप सालों भर पावर के लिए, बिजली के लिए काम करते रहते हैं, मेंटेनेंस वर्क आपका चलता रहता है, तो फिर कोई बड़ा नेता आता है, उसका रोड शो होता है, तो फिर तैयारी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? यानी पहले सिर्फ टाल मटोल होता है और इसमें भ्रष्टाचार भी शामिल हो तो कोई बात, मुझे कोई ये नहीं है आप कि भ्रष्टाचार ना होता हो मेंटेनेंस के नाम पर। अब जैसे प्रधानमंत्री का कल पटना में रोड शो है, तो उसके लिए भी पटना में बहुत पावर कट हुआ। 10-10 घंटे डाक बंगला चौराहा जैसा जो मुख्य केंद्र है शहर का, वहाँ 10-10 घंटे तक बिजली कट रही। क्या भाई, है तो मेंटेनेंस हो रहा है, तार बदले जा रहे हैं, टाइट किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर की जांच हो रही है। तो ये सब, तो इसका मतलब कि कोई बड़ा नेता आएगा तभी ये काम होगा। बाकी जनता के जान माल की कोई चिंता किसी को नहीं है, वो भगवान भरोसे है। तार टूटे, ट्रांसफार्मर फटे, लोग मरें तो किसी को परवाह नहीं है। तो ये शुद्ध तौर पर प्रशासनिक लापरवाही है और इसका जो ये है क्षति जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। करनी है अधिकारियों की, भुगतती है जनता। तो इस पर बड़े नेताओं को, जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनके आने से कि आम आदमी को तकलीफ ना हो। अब जैसे 7 बजे से कल शुरू है रोड शो प्रधानमंत्री का, और 3 बजे से पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया। जिस रूट से वो गुजरेंगे, तो आखिर 4 घंटे पहले आप क्यों बंद कर रहे हैं रूट? ये तो समझ से परे है। हालांकि कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी, मगर इमरजेंसी सेवाओं में ठीक है, अधिकारी छूट दे रहे हैं, मगर पुलिस तो जट दिमाग का होता है। वो तो कहेगा कि नहीं, एकदम अलाउ नहीं है, आपको जाना नहीं। एम्बुलेंस को भी रोक देते हैं सब। तो हालांकि प्रधानमंत्री खुद इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि रोड शो के दौरान उनको दिखता है कहीं एम्बुलेंस, तो वो खुद रुक जाते हैं और उसको निकलने का रास्ता देते हैं। तो इतनी संवेदनशीलता है, मगर प्रशासन को और ज़्यादा चौकस रहना पड़ता है। जिस रोड से उनका रोड शो होगा वो शहर का मुख्य मार्ग है, और आप 8 घंटे 10 घंटे उस रोड को बंद रखेंगे
तो आम आदमी की जिसको इमरजेंसी होगी, कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बाहर जाना है, बाहर से आना है, मेडिकल ज़रूरत है, उसका क्या होगा? बच्चों का स्कूल है, कॉलेज है, सारा काम काज ठप हो जाएगा। तो इससे बचने की ज़रूरत है और कोई वैकल्पिक रास्ता इसका निकाला जाना चाहिए कि रोड शो भी हो, संपर्क भी हो, लोगों से मिल ले नेता, मगर लोगों को तकलीफ ना हो। तो ये इसका कैसे रास्ता निकलेगा, ये विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर के पटना में लोगों में बहुत उत्साह है, मगर इस तरह की बातें जब होती हैं और लोगों को कठिनाई होती है तो फिर वो उत्साह उनका भंग हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। राजीव जी, कितने सहमत हैं आप? सर सही बता रहे हैं कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहते हैं कि वो जनता को परेशानी उठाना पड़े, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जनता वो परेशानी भुगतती है, झेलती है। तो मेरा आशय यही है कि प्रशासनिक जो लापरवाही हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाए और जो गाइडलाइंस है निर्वाचन आयोग का उसका पूरी तरह पालन हो। निर्वाचन आयोग भी इस पर ध्यान दे कि इस तरह के रोड शोज के बहाने जनता को परेशानी उठाना ना पड़े और अस्त व्यस्तता ना हो। मूल बात यह है कि जब बिजली कटना सिर्फ साधारण बात नहीं है, आप उससे उसके जो मौलिक अधिकार हैं, जीवन जीने का, भोजन का, पानी का, सभी कुछ जुड़ा हुआ है। वो एक एसेंशियल सर्विसेज में आता है। आप उसके नीड को आप समझ नहीं रहे हैं। कहीं भी बड़ी परियोजना आप लगाते हैं तो बिजली सबसे पहली प्राथमिकता की सूची में होता है और बिजली 48 घंटा जब काट देंगे इस 44 डिग्री टेम्परेचर में, तो वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा, किस तरह वो परेशानी झेलेगा। मेरा ध्यान इस तरफ ध्यान आकृष्ट करने का आशय ये है कि निर्वाचन आयोग और शीर्ष नेतृत्व इस दिशा में सोचे और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं थोड़ा संवेदनशील बने जनता के प्रति कि उनका भी कोई दायित्व है, कर्तव्य है। इसलिए इस तरह की लापरवाही बार बार ना हो और यह एक परिपाटी ना बन जाए कि कहीं पर किस तरह का रोड शो हो और 48 घंटे और 72 घंटे लोग बिजली से मरहूम हो जाएं। बिल्कुल। चलिए, आपने भागलपुर की चर्चा की तो आपसे एक और थोड़ा पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं कि भागलपुर की जनता जब इतना त्राहिमाम कर रही थी बिजली से, तो क्या उसका इफेक्ट वोटिंग पर भी पड़ा बाद में? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसका कितना असर पड़ा है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही मतदान था और इसके खिलाफ कितने अभियान चलाए गए इस पर यह निर्भर करता है कि अभियान चलाने वाले लोग कितने प्रखर थे, कितने मजबूत थे, कितने सक्षम थे, इस पर यह निर्भर करता है। अब ये तो जनता के हित की बात हो गई जिसका ज़रूरत है बात करना, और पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है वो पटना साहिब लोकसभा में है और उसके ठीक एक दिन बाद 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस रोड शो के जरिए? देखिए, पटना जो है वो सिर्फ पटना वासियों का नहीं है। पटना में पूरे बिहार से लोग आकर के रहते हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, तमाम तरह से लोग आकर के यहाँ रहते हैं। तो यहाँ अगर रोड शो होता है या सभा होती है तो उसका मैसेज पूरे बिहार में जाता है, क्योंकि हर आदमी का अपना गांव है, घर है, वहाँ लोग बात करते हैं, आपस में कहते हैं कि आए थे, फलाना नेता आए थे, ऐसे भाषण हुआ, ऐसे रोड शो हुआ, तो उसका बड़ा व्यापक असर होता है। और रोड शो में एक ये होता है कि आप अपने नेता को बहुत निकट से देख सकते हैं। सड़क से किनारे खड़े हैं और बीच सड़क से नेता गुजर रहे हैं तो उनको देखने का एक सुविधा हो जाती है लोगों को। और सभा में तो आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, पीछे से दिखाई नहीं देता है, तो ये रहता है। और उसमें ज़्यादा जोश रहता है रोड शो में, लोगों में जो दर्शक खड़े रहते हैं दोनों तरफ, उनके समर्थक या आम आदमी, उनमें जोश होता है। तो इसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा। और दूसरे कि फिर अगले दिन वो 3 लोकसभा क्षेत्रों में सभा भी करने वाले हैं पीएम मोदी, तो उसका असर उसके अगल बगल के क्षेत्रों पर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। और पीएम मोदी अपनी बातें बहुत समझा करके कहते हैं, लोगों को बहुत आराम से बताते हैं और अंत में ये भी कहते हैं कि हमारा एक संदेश लेते जाना और जाके हर घर में जाना और कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणाम भेजा है। तो इससे वो लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ कि आप हमारे दूत बन के जाइए और लोगों से मिलिए और उनको बात बताइए, कहिए कि हमने उनको
प्रणाम किया है। पीएम मोदी के रोड शो से एक दिन पहले आज पटना में INDIA गठबंधन की प्रेस वार्ता हुई। तमाम गठबंधन के नेता मौजूद रहे, लेकिन न लालू यादव आए, न तेजस्वी यादव आए, और माले को छोड़ दे तो वाम दल का भी कोई बड़ा नेता मौजूद वहां पर नहीं दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। बिल्कुल, ये राजद को ये बहुत नागवार लगा खड़गे साहब का आना। अच्छा। कि इसके पीछे भाव है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि राजद बिहार को समझता है कि ये हमारा प्रभाव क्षेत्र का प्रदेश है और यहाँ हम जो चाहेंगे वही होगा। और मानना उसका सही भी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राजद के रहमो करम पर है। राजद ही तय करता है कि कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ेगी, वहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। तो वैसे में राजद किसी दूसरे दल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो नागवार गुजरता है। हालांकि जो निमंत्रण पत्र आया था उसमें लालू प्रसाद का नाम था और कांग्रेस के नेता कह भी रहे हैं कि उनकी सहमति से ही लालू प्रसाद का नाम दिया गया था, मगर वो आए नहीं। तेजस्वी यादव भी नहीं आए, राबड़ी देवी भी नहीं आई, और भेज दिया मनोज झा को जो प्रवक्ता हैं। अब एक और पार्टी के कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, शामिल होने के लिए मनोज झा। और मनोज झा की हिमाकत देखिए, खड़गे साहब से सवाल पूछा गया कि मुस्लिम आरक्षण पर आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है। वो जवाब देने ही वाले थे, शुरू ही किया था बोलना कि बीच में इंटरप्ट कर दिया मनोज झा ने और वो जवाब देने लगे। उस पर पत्रकारों ने कहा भी कि भाई सवाल खड़गे साहब के लिए आप क्यों बोल रहे हैं, तो कहे कि हम लोग एक ही गठबंधन में हैं और खड़गे साहब के हम शिष्य हैं, इसलिए जवाब दे रहे हैं। तो ये एक तरह से तौहीनी थी कांग्रेस की भी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी। और वाम दलों के भी कोई प्रमुख नेता नहीं थे। CPI CPM के एक दीपांकर जरूर थे, दीपांकर वहाँ मौजूद रहे, माले के महासचिव जो हैं। तो ये एक तरह से लाभ के बजाय इसकी हानि ज़्यादा हो गई महागठबंधन को। और महागठबंधन के अंदर तालमेल नहीं है, एका नहीं है दलों में, उनका मन आपस में मिला हुआ नहीं है, ये मैसेज भी चला गया। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक सभा की बिहार में, भागलपुर, और उसके बाद वो लगभग आधा चुनाव खत्म हो गया, वो फिर नहीं आए, अभी नहीं आए। प्रियंका गांधी तो आए ही नहीं। खड़गे साहब जरूर 2 सभा कर चुके हैं, आज तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, 1-2 जगह सभाएं, हाँ सभाएं भी की हैं। तो उनको अब ये एहसास करा दिया गया कि अब बिहार में आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब खड़गे साहब में जरा भी मान सम्मान बचा होगा तो अब तो वो नहीं आएंगे बिहार में। तो एक तरह से अब राजद के हवाले है, अब राजद जिसको यहाँ जिताए, जिसको चाहे हराए गठबंधन के सहयोगियों में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश की और कहा कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बात उन मुद्दों की होनी चाहिए जो जनता के हित की है। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में मुद्दे जो जनता के हित के हैं वो गौण हो गए हैं? देखिए, मतदान प्रतिशत में कमी का जो डिस्कोर्स चल रहा है पूरे देश में, उसमें एक पहलू यह भी है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो राजनीति से गौण हो चुके हैं। पहले भी था, पहले भी जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठाए जाते थे, लेकिन इस बार अपेक्षा थी, चूँकि युवाओं का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो मैं पिछले दिनों भी बताया था कि सिर्फ 38% हुआ और बाकी के युवा उधर आकृष्ट नहीं हुए या अपना नाम जुड़वाना उचित नहीं समझा या उसमें रुचि उन्होंने नहीं दिखाई या फिर निर्वाचन आयोग का जो मैकेनिज्म था वो विफल था। लेकिन यह बात तो तय है कि राजनीति में कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही गंभीर हैं, अभी समीचीन हैं, जैसे वनाग्नि की जो घटना हो रही है पूरे देश में, पर्यावरण से जुड़ा हुआ घटना, ये बहुत ही सामयिक मुद्दा है। रोजगार और महंगाई तो है ही मुद्दा, इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे। चुनाव सुधार का मुद्दा था, चुनाव सुधार के मुद्दे पर भी राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए। 13 के बाद मुझे लगता है कि 23-24 जो है चुनाव सुधार का वर्ष इसको माना जाना चाहिए। कई बड़े फैसले कोर्ट ने दिए, लेकिन किसी ने भी इस विषय को नहीं उठाया, विपक्ष ने भी नहीं उठाया और सत्ता पक्ष ने भी नहीं उठाया। इसलिए मुझे लगता है कि जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ समझती है। जी बिल्कुल। आजकल
लगातार 2 दिन से ये देखा गया कि तेजस्वी यादव अपने जनसभाओं में मुकेश सहनी को बड़ा आगे कर रहे हैं। कल भी उजियारपुर में देखा गया कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो बड़ी जिम्मेदारी इनको देंगे। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई है। क्या मैसेज देने की कोशिश है तेजस्वी यादव की? अब ये तो तेजस्वी यादव समझें कि क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, मगर जो मैसेज दे रहे हैं उससे तो ये ज़रूर लगता है कि वो मुकेश सहनी को बड़ा नेता मान रहे हैं, बहुत प्रभावशाली, जिनका असर हो जनता पर, इसलिए उनका बार बार नाम ले रहे हैं और पूरे चुनाव में सिर्फ उन्हीं को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। मगर मुकेश सहनी अगर इतने प्रभावशाली और बड़े नेता होते तो चुनाव के मैदान में होते, अभी लड़ते होते, कहीं से उम्मीदवार होते। उनकी पार्टी को 3 सीटें मिली गठबंधन में और तीनों उन्होंने दूसरे लोगों को दे दी, मगर खुद उम्मीदवार नहीं हुए। 2 चुनाव इसके पहले वो हार चुके हैं, तो उनकी राजनीतिक पूंजी इतनी ही है, 2 चुनाव हारना और तीसरे से पलायन कर जाना। तो वो नेता कितना असर छोड़ेगा, कितना प्रभाव छोड़ेगा। भाजपा की कृपा से वो एमएलसी बने, भाजपा की कृपा से मंत्री बने, उसके बाद फिर सब कुछ गंवा दिया। तो अब वैसे नेता को तेजस्वी सर माथे पे बिठा के घूम रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि इनके साथ रहने से हमारा वोट बढ़ेगा, हमको बहुत फ़ायदा होगा। जिस जाति के मुकेश सहनी है उस जाति के लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, जुड़ेंगे हमसे, ये उनकी समझ होगी, इसलिए उनको वो तवज्जो दे रहे हैं। और कहीं तो वो कह रहे थे कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा बिहार में। कह रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? राजनीति में बहुत सारी बातें सिर्फ कहने की होती हैं, जो करने की होती हैं वो चुपचाप की जाती हैं। तो जब सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया गया कि आप इसको ये करने जा रहे हैं, तो समझिए कि वो काम सही नहीं है, दिखावा ज़्यादा है उसमें। और ये नहीं, अभी वो चाहते तो आप सेफ सीट से कहीं से खड़ा कर सकते थे, जो राजद के प्रभाव वाली सीट है वहाँ से खड़ा करके लोकसभा ले जाते मुकेश सहनी को, मगर वो दिया नहीं। तो इसी से समझ में आ जाता है और कि क्या हकीकत क्या है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि 5 सीटों का जो चुनाव है 13 मई को, आपको लगता है कि मामला सीट पर एनडीए के लिए कहीं ना कहीं फंस जाएगा या वही पुरानी तरह एक तरफा निकल जाएगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं निकलेगा, लड़ाई तो बहुत तगड़ी होगी, दोनों ओर से पूरी तैयारी है और जनता एक तरह से बहुत जोश में इस बार नहीं दिख रही है। अब उसकी कई वजहें हैं, मगर मुकाबला दोनों ओर से बराबर। पहले जैसा समझा जा रहा था कि एक तरफा लड़ाई होगी और एनडीए को वाक ओवर मिल जाएगा, वैसा नहीं हो रहा है। इस बार मुकाबला हो रहा है, मगर ये मुकाबला और तगड़ा हो सकता था। मगर हो क्या रहा है कि खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता बीच बीच में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनको बैकफुट पर आना पड़ रहा है, यानी सेल्फ गोल जिसको कहते हैं, वो कांग्रेस के नेता सेल्फ गोल कर रहे हैं। इससे उसकी स्थिति कमज़ोर हो जा रही है, पूरे महागठबंधन की स्थिति कमज़ोर हो जा रही है। तो मुंगेर में भी कड़ा मुकाबला है, समस्तीपुर में भी कड़ा मुकाबला है, आपको बेगूसराय में तो बहुत कड़ा मुकाबला है। ललन सिंह का भी जगह जगह विरोध हो रहा है, गिरिराज सिंह का भी जगह जगह विरोध हो रहा है। मगर अंत में यही, चूँकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, घर मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, किसान पेंशन मिल रहा है, ये सब जो लाभान्वित वर्ग है जिसको लाभ मिला है केंद्रीय योजनाओं का, उसको लगता है कि ये सरकार बनी रहेगी तो ये लाभ हमको आगे भी मिलता रहेगा। तो उसी पर अब उम्मीदें टिकी हुई हैं कि वो अगर एनडीए का साथ दे देता है तो फिर एनडीए के उम्मीदवार निकल जाएंगे आसानी से। एक आखिरी सवाल राजीव जी से, पिछले 2 चरणों के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा नीचे रहा बिहार में, तीसरे चरण में लगभग 2019 के आसपास पहुंचा, चौथे चरण को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि चौथा चरण भी तीसरे चरण की तरह ही होगा। अच्छा। क्योंकि ये सभी जो इलाके हैं इसमें मतदाता थोड़ा आक्रामक हैं और वोट करते हैं। और शहरी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं में राजनीति को जानने, समझने और वोट करने की पहले से भी एक चलन रहा है, आदत रही है। तो मुझे लगता है वैसा ही होगा। तो ये आज दिन भर जो राजनीतिक घटनाएं बिहार में
हुई उस पर हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ जो कल मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना साहिब लोकसभा में होने जा रहा है उस पर भी हमने चर्चा की, और नीतीश कुमार को लेकर जो भागलपुर में माहौल बन गया है, उनके रोड शो से पहले जिस प्रकार से बिजली कटी उसको लेकर जो एक नाराजगी उस क्षेत्र में थी उस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब 5 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी और उसके लिए आज प्रचार प्रसार थम चुका है। अब जनता किसके बातों से ज़्यादा प्रभावित हुई है वो 13 मई को ईवीएम के जरिए बताएगी, जिसके बारे में पूर्णतः रिजल्ट आपको 4 जून को मिलेगा। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।